अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका बाहरी कारण प्रतीत नहीं होता, न कोई जन्म, न कोई वायरस, न कोई पारिस्थितिक वातावरण, कुछ भी नहीं, किंतु रोग प्रकट हो जाता है। उस समय 6 जीवनी शक्तियां निर्मित होती है। प्रारंभ काल में भ्रूण और जब बनता है तो 6 शक्तियां पैदा होती है, जिनका नाम रखा गया आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनक पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां यानी जीवनी शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान है। आहार पर्याप्ति का केंद्र है यह कंठ का भाग, थायराइड का भाग। यह आहार पर्याप्ति का केंद्र है, जहां चयापचय की क्रिया होती है। बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। शरीर पर्याप्ति का केंद्र है हमारी नाभि। नाभि जो सारे शरीर की रचना का मूल आधार है, केंद्रीय है। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र से काय व्यूह का ज्ञान होता है। पूरे शरीर की रचना का, शरीर में विद्यमान तत्वों का ज्ञान नाभि चक्र पर ध्यान करने से होता है। तो नाभि का बहुत बड़ा संबंध योग में भी रहा है और शरीर की दृष्टि से भी बहुत बड़ा संबंध है। ये हमारा मध्यवर्ती केंद्र है। और शरीर पर्याप्ति यानी शरीर की सारी जो रचना हुई है, अब शरीर को जो निरंतर पोषण चाहिए वह पोषण नाभि के द्वारा प्राप्त होता है। नाभि के द्वारा बाहर के पुद्गलों का निरंतर ग्रहण होता है और निरंतर वह क्रिया उसकी चालू रहती है। दोनों पर विचार करें, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, दोनों का गहरा संबंध है। तो एक कंठ का स्थान और एक नाभि का स्थान, इन दोनों में संबंध हो जाता है। योग में एक प्रयोग होता है कि थायराइड और एड्रीनल का संतुलन करना है। उसके लिए विधि बतलाई गई कि सीधे लेट जाओ, लेटकर और गर्दन को ऊपर उठाओ, लेटे लेटे गर्दन को ऊपर उठाओ और नाभि को देखो। यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है, नाभि दर्शन लेटे लेटे। इससे फलित होता है कि इस क्रिया से थायराइड और एड्रीनल का संतुलन स्थापित हो जाता है। योग में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारी वृत्तियां जहां प्रकट होती है, सारी उत्तेजनाएं प्रकट होती है, वह स्थान और उस स्थान पर नियंत्रण थायराइड के द्वारा होता है। इस स्थान से होता है। तो आधा घंटा का प्रयोग है। यह ब्रह्मचर्य के लिए भी इस प्रयोग का विधान है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी इसका विधान है कि लेटे लेटे गर्दन को ऊपर उठाकर नाभि का दर्शन करें। दोनों में एक संतुलन स्थापित होता है। नाभि का और भी बहुत ज्यादा महत्व है कि यह तेजस शक्ति का केंद्र है और तत्व की मीमांसा में अग्नि तत्व का स्थान है। जहां 5 तत्व माने गए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, उसमें नाभि अग्नि तत्व का स्थान है। प्राण में समान प्राण का स्थान है। जो समान प्राण सारी उस क्रिया को करने वाला है। पाचन तंत्र के द्वारा जो पाचन होता है, वहां बतलाया गया आहार पर्याप्ति के द्वारा खल रसीकरण होता है। खल रसीकरण को आप वर्तमान की भाषा में चयापचय क्रिया समझ सकते हैं कि उसका खल को तो निकाल देना, अपचय कर देना,
और रस को आत्मसात कर देना। ये चयापचय की क्रिया, खल रसीकरण की क्रिया आहार पर्याप्ति के द्वारा होता है। तो ये दो पर्याप्तियां, हमारी दोनों जीवनी शक्तियां, जो स्वास्थ्य का मूल आधार है, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। कौन व्यक्ति कितना जिएगा उसका सारा दायित्व आहार पर्याप्ति पर है। आयुष्य प्राण और आहार पर्याप्ति दोनों का गहरा संबंध है। जितनी आहार पर्याप्ति है उतना जिएगा। आहार पर्याप्ति अपना काम बंद कर देगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। जैसे कोशिका के लिए चयापचय की क्रिया है कि कोशिक संख्या निर्धारित है कि एक कोशिका कब तक पुनर्जनन करती रहेगी। जब तक पुनर्जनन की क्रिया रहेगी कोशिका जीवित रहेगी, और पुनर्जनन की क्रिया बंद हुई कोशिका बिल्कुल मर जाएगी। तो यह संबंध आहार पर्याप्ति के साथ है। एक पारिभाषिक शब्द है ओज आहार। हम एक आहार लेते हैं मुंह के द्वारा या किसी बाह्य उपकरण के द्वारा, जैसे डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं या और भी नलियों के द्वारा पहुंचाते हैं, वह सारा मौखिक आहार ही है, कवल आहार कहलाता है। एक आहार हमारा होता है रोम आहार, जो हर रोए के द्वारा, शरीर की त्वचा के द्वारा हम आहार ग्रहण करते हैं। और एक आहार है ओज आहार। ओज आहार वह हमारी मूल शक्ति है कि जीवन के प्रारंभ के क्षण में, पहले क्षण में उस आहार का ग्रहण होता है, और जब तक वह आहार रहता है तब तक आदमी जिंदा रहता है। वो ओज आहार समाप्त होते ही आदमी मर जाता है। आहार पर्याप्ति, ओज आहार, इन दोनों में काफी गहरा संबंध है। चार पर्याप्तियां। इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति का केंद्र हमारे मस्तिष्क में, श्रवण, चक्षु, इनके केंद्र हमारे मस्तिष्क में बने हुए। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को वर्तमान विज्ञान की तुलना में जब देखें तो लगता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति का केंद्र है। और भाषा पर्याप्ति और मनक पर्याप्ति, हमारी भाषा की शक्ति, भाषा का केंद्र, जिसके द्वारा हम बोलने के भाषा वर्गणा के पुद्गलों को, परमाणुओं का ग्रहण करते हैं, फिर उन पुद्गलों को भाषा के रूप में बदलते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं, तब हमारी वाणी व्यक्त होती है। पर्याप्ति का तीन कार्य होता है: अपने अपने योग्य पुद्गलों का, परमाणुओं का ग्रहण करना, फिर अपने कार्य के अनुरूप उनको बदल देना, परिणमन करना, और फिर उनका विसर्जन कर देना, उत्सर्जन कर देना। ये तीनों क्रियाएं बराबर पर्याप्ति की चलती है। छठी पर्याप्ति है मनक पर्याप्ति। उसका केंद्र भी हमारा मस्तिष्क है। वैसे चेतना के केंद्र तो पूरे शरीर में बने हुए हैं, किंतु मनक पर्याप्ति का मूल केंद्र है वह हमारे मस्तिष्क में है। ये हमारी 6 जीवनी शक्तियां हैं। इनके साथ स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। यदि आहार पर्याप्ति ठीक काम कर रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम आवारा परमाणुओं को रोकने में समर्थ रहेंगे, स्वास्थ्य में आने वाली बाधाओं को पार कर सकेंगे, और हमारी जैविक श्रृंखला जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बनी रहेगी। यह सारा दायित्व आहार पर्याप्ति का है। शरीर पर्याप्ति का कार्य ठीक चलेगा तब तक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। जब आदमी इन पर्याप्तियों की स्वाभाविक व्यवस्था में कोई अवरोध पैदा करता है, वे गड़बड़ाती है, तब बाहर के चाहे कीटाणु हो चाहे जीवाणु हो अपना आक्रमण कर और रोगी बनाते। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को केवल एक तंत्र के साथ नहीं, इन 6 जीवनी शक्तियों के साथ जोड़ना है, जुड़ी हुई व्यवस्था है।
आहार पर्याप्ति का काम ठीक चले, जब ये कंठ का भाग या थायराइड की क्रिया गड़बड़ाती है, चयापचय की क्रिया गड़बड़ाती है, आदमी बीमार हो जाता है। चाहे थायराइड का हाइपो चाहे हाइपर, दोनों अधिक क्रियाएं होती है, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। इसीलिए एक विधान किया गया था कि कंठ पर 1.25 घंटा का ध्यान का विधान, इस स्थान पर 1.25 घंटा ध्यान करें, जिससे थायरोक्सिन का निर्माण या जितनी भी उसकी जो स्राव है संतुलित होगा, चयापचय की क्रिया ठीक रहेगी। उसका संबंध वृत्तियों के साथ भी, केवल हमारी चयापचय की क्रिया के साथ नहीं, इसका संबंध वृत्तियों के साथ भी बहुत है। जो वृत्तियां बनती है, यह क्रिया ठीक नहीं है तो भय, डिप्रेशन आदि आदि अनेक मानसिक अवसाद की क्रियाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आहार पर्याप्ति की सम्यक व्यवस्था चले, उसमें आदमी बाधा न डाले। बुरे भावों से भी बाधा आती, स्राव भी गड़बड़ा जाता है, बुरे चिंतन से भी बाधा आती है, और आहार के असंयम से भी बाधा आती है। प्रेक्षा ध्यान या महावीर का स्वास्थ्य विज्ञान, इस पर विचार करें तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि मेरी आहार पर्याप्ति का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं उसमें कोई बाधा तो पैदा नहीं कर रहा। दूसरा प्रश्न है शरीर पर्याप्ति का, कि शरीर पर्याप्ति में आदमी बाधा डालता है। सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में कहा जाता है कि नाभि टल गई, धरण हो गई, नाभि टल गई। इसे कोई माने या न माने, नाभि टलने पर सारी स्थिति गड़बड़ा जाती है, शरीर की स्थिति गड़बड़ाती है, और नाभि को ठीक यथास्थान स्थापित किया, एकदम स्वस्थ हो जाता है, एक साथ स्वस्थ होता है। ये तो प्रायोगिक बात है, अनुभव की बात है। देखते हैं, जो बात स्पष्ट है वह चाहे किसी विज्ञान के द्वारा सम्मत हो या न हो, हम नहीं मानते कोई विज्ञान भी अंतिम सत्य है या और कोई असत्य ही है, प्रत्यक्ष हो रहा है। हमने डॉक्टर मनचंदा से, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, विभागाध्यक्ष हैं वहां के, उनसे पूछा कि हृदय रोग और प्रेक्षा ध्यान, इस विषय में आप इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई मेडिकल साइंस की दृष्टि से रुचि नहीं ले रहा हूं, किंतु ये प्रयोग हो रहा है और प्रत्यक्ष लाभ मैं देख रहा हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। प्रत्यक्ष जब लाभ हो रहा है तो मैं इसको अस्वीकार कैसे करूं? चाहे शास्त्र कोई माने या न माने, प्रत्यक्षम ज्येष्ठम प्रमाणम, प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरी आंखों के सामने सब ठीक हो रहे हैं, इसलिए मुझे इसमें रुचि पैदा हो। तो हम भी किसी शास्त्र से ही बंधे हुए न रहें, जो प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है उसको अस्वीकार नहीं करें। ये दोनों पर्याप्तियां, इनके प्रति हम जागरूक बने। शरीर पर्याप्ति में बाधा कब आती है? बीमारी के द्वारा भी बाधा आती है, और बीमारी को पैदा करने वाले भोजन के द्वारा भी बाधा आती है, और असंयम के द्वारा या वृत्तियों की अधिक उत्तेजना के द्वारा भी बाधा आती है। जैसे प्राचीन भाषा में कहा गया कि यह स्थान काय व्यूह का स्थान है, यहां ध्यान करने से व्यक्ति को पता लग जाता है कि वात और पित्त और कफ की स्थिति क्या है, उनका साम्य है या वैषम्य है। साम्यम आरोग्यम और वैषम्यम रोग है। इनका साम्य है तो आरोग्य है, और इनका वैषम्य है तो रोग है। इस स्थिति का उसको पता लग जाता है। शरीर के और भी परमाणुओं का पता लग जाता है।